नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो लेकर हाजिर हैं आपका ये मनपसंद शो जो हफ्ते दर हफ्ते आपके लिए लेकर आता है प्रॉपर्टी से आपके जुड़े हर तरह के सवालों के जवाब। आपको जो भी कुछ पूछना हो ये शो आपको जवाब देने की कोशिश करता है। रियल एस्टेट से जुड़ी कोई भी बात, कोई भी शंका हो मन में या कोई भी कंफ्यूजन, हम कोशिश करते हैं कि वो सब हम आसान तरीके से सॉल्व करें ताकि आप अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय बहुत आसानी के साथ ले सके। तो आज के शो में भी यही सारी बातचीत होगी। आज हमारे साथ शो पर शामिल हो रहे हैं नरॉक के प्रेसिडेंट कैपिटल मार्केट्स मोहम्मद असलम साहब, आज के हमारे प्रॉपर्टी गुरु। सर बहुत स्वागत है आपका। एंड बजट के बाद चूंकि ये हमारा पहला शो है आपके साथ, तो मैं सबसे पहले तो बजट पर आपकी प्रतिक्रिया ही जानना चाहूंगा। वैसे बहुत कुछ नहीं हुआ है रियल एस्टेट के लिए अलग से, लेकिन शायद वित्त मंत्री ने भी सोचा होगा कि जब ये सेक्टर फिलहाल तो अच्छा ही कर रहा है तो इसके लिए ऐसा कुछ बहुत ज्यादा सपोर्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बड़ा ऐलान करने की जरूरत नहीं है। विपिन जी सही कहा आपने, लेकिन मुझे लगता है कि अगर थोड़ा कर देते थे तो उसको एक बूस्ट मिल जाता था। जी जी बिल्कुल। तो एक चल रही है गाड़ी तो मुझे लगता है उसको कंटिन्यू करना चाहिए था। और रियल एस्टेट अच्छा करता है तो ओवरऑल इकोनॉमी में अच्छी बात होती है। मतलब सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है जीडीपी को इंडिया की, तो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। और जबकि चीजें अभी अच्छी लग रही हैं, अच्छा हो रहा है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा बहुत मामूली भी करते थे तो अच्छा रहता था। जी तो अच्छा, तो ये एक सर पीएम आवास योजना के लिए जो आवंटन बढ़ाया है और करीब उसमें 66% का इंक्रीज है, ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ पे, क्या उसका कोई मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं आएगा? सर देखिए वो मुझे लगता है कि वो जो एक सेक्टर है उसके लिए करना बिल्कुल ठीक था। वो गवर्नमेंट का मिशन है हाउसिंग फॉर ऑल, तो उसमें जो उन्होंने किया वो सराहनीय है और मुझे लगता है वो एक सही डायरेक्शन में है। लेकिन जो एक चीज चल रही है वो अभी हमने देखा है लास्ट 2.5 ईयर्स, तो वो मिड सेगमेंट या अपर मिड सेगमेंट या लग्जरी, ये तीन चल रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा अपने को देखना चाहिए था कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, किस राइट। तरह अपने बायर्स को, या एक कॉन्फिडेंस बूस्टर क्या हो सकता था। अब उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका कहना ठीक है। ये जो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में डाला है उसका डेफिनेटली इफेक्ट आएगा, क्योंकि आई थिंक मुझे उसका रीजन यही लगता है कि आफ्टर पेंडेमिक ये एक सेक्टर था या एक पार्ट था रियल एस्टेट का जो स्ट्रगल कर रहा था। मैं कह रहा था कि वो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो उन्होंने ये किया है तो उससे डेफिनेटली इफेक्ट आएगा, क्योंकि ये एक सेक्टर था जो अच्छा नहीं कर रहा था इस लास्ट 2.5-3 ईयर्स में। उसका रीजन ये भी है कि पेंडेमिक का जो सबसे ज्यादा असर पड़ा था वो लोअर मिड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो एम्प्लॉयज हैं या जो उसमें काम करते हैं उन लोगों पे ज्यादा पड़ा था। तो आई थिंक वो उनको बूस्ट करने के लिए ये बहुत अच्छा कदम है। गवर्नमेंट में इनडायरेक्ट वे में रियल एस्टेट के लिए किया है, विच उसके फ्यूचर में इफेक्ट दिखेंगे। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी बढ़ावा दिया है वापस, राइट। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलता है तो ये टायर 2 टायर 3 सिटीज जो उसका कनेक्टिविटी है या उसमें जो काम होगा वो एक्चुअली रियल एस्टेट में वो दिखेगा आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर्स के बाद। जी। साथ साथ इसके अलावा इन्होंने जो एमएसएमई जो है सारी, उनके लिए जो काम किया है, उनको जो एक बूस्ट दिया है, तो मुझे लगता है वो भी इनडायरेक्ट वे में रियल एस्टेट में और ही। क्विकली एक सवाल मेरा इसमें असलम साहब, और कि जो नई टैक्स रिजीम की बात हुई है और कहा है कि इससे जो लोगों को जो भी नई टैक्स रिजीम में आएंगे उसे अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की और कहा है कि इससे थोड़ी सरप्लस मनी लोगों के हाथ में बचेगी और अब मतलब उम्मीद की जा रही है कि लोग घर खरीदना चाहेंगे। हालांकि थोड़ा लंबा है ये रूट, लेकिन क्या आपको लगता है इससे भी एक फायदा मिलेगा? सर उसका तो वो उदाहरण है कि आपकी कोहनी पे गुड़ लगा है, अब आप खा सकते हैं, लीजिए वैसा है। जी। क्योंकि उसमें काफी राइडर्स हैं। हाँ। आपको 7 लाख तक मिलता है, लेकिन सडनली आपको पता चलता है कि अगर वो 7 लाख के ऊपर चला गया तो आप गए काम से। हाँ हाँ तो हाँ। मेरे ख्याल से काफी चीजें वो धीरे धीरे जब जो इंडिविजुअल लोगों के सीएस वगैरह इस पर काम करेंगे तो हो सकता है वो उसका मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कंफ्यूज क्यों करना है, जब आपको देना है तो आप दीजिए। राइट। उसमें कंफ्यूजन क्या होना चाहिए कि ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम में, बिकॉज क्या होता है उसमें और कंफ्यूजन होता है। पिछली बार भी ये आया था तो मुझे लगता है इतने लोग ऐड नहीं हुए थे। अब मैं होप कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस बार शायद और क्लैरिटी हो जाए तो शायद ज्यादा लोग उसमें आ जाए। राइट। तो वो धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्या है वो न्यू रेजिम। चलिए ठीक है, तो बजट में कुछ चीजें रही। डायरेक्टली बहुत ज्यादा बेनिफिट सीधा सीधा मिलता हुआ होम बायर के लिए नजर नहीं आया, ना ही कोई ऐसा इंडस्ट्री इंसेंटिव। हाँ, बड़े लेवल के ऐलान जरूर हुए, प्रधानमंत्री आवास योजना और इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा पुश और न्यू टैक्स रिजीम को अब हम देखेंगे कि उसका आउटकम कैसा आता है, क्या अगर सरप्लस मनी लोगों के हाथ में आता है।
खास तौर पे जो अपनी अर्ली सर्विस में है तो वो उसको मकान खरीदने में लगाते हैं या कहीं और, क्योंकि इंसेंटिवाइज सीधा सीधा तो नहीं किया गया जैसे हमें पुरानी टैक्स रिजीम में मिलता था। एनीवेज, इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे थोड़े दिनों में हमें मिलेंगे, लेकिन अब हम अपनी बातचीत को शुरू करते हैं। भावेश शाह हमारे पास, हमारे पहले कॉलर मुंबई से हमें कॉल कर रहे हैं। भावेश भाई, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहेंगे? Thank you, Vipin ji, and to sir also जी for taking my question. सर, मैंने एक बंगलो प्लॉट लिया है, एनए प्लॉट है, अराउंड 3000 स्क्वायर फीट। ओके ये पड़ता है अपना एमईटी बिजनेस स्कूल के एकदम लग के है ये प्लॉट, एंड इट इज वेरी क्लोज टू द एक्सप्रेस हाईवे ऑल्सो। ओके तो ये 2008 में मैंने लिया हुआ है, एंड माई कॉस्ट वॉज 15 lakhs। ओके और इसका मुझे आई एम होल्डिंग फ्रॉम 2008 ऑनवर्ड्स, लाइक 15 साल हो गए, बट आई एम नॉट सीइंग एनी मूवमेंट, और उसको बेचना भी थोड़ा लिक्विडिटी इशू आ रहा है। ओके जबकि बगल में मैराथन के, इंडिया बुल्स के और काफी सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, एंड यू नो पनवेल बड़े डेवलपर है, वाधवा है, हीरानंदानी है, गोदरेज है, बड़ा लैंड पार्सल ले रहे हैं। जी तो आई जस्ट वांटेड टू नो वेदर ये होल्ड करना अभी अच्छा है, और कितना टाइम होल्ड कर सकता हूँ, और कितना मुझे ये मिल सकता है। राइट तो यहाँ पर असलम साहब, सवाल इनका काफ़ी अच्छा है, और एक प्लॉट इनके पास पनवेल में है, 15-16 साल से होल्ड कर रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि वो जो रिटर्न मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा। वैसे तो पनवेल के लिए काफ़ी कहानियाँ, और अब तो ट्रांस हार्बर लिंक, एयरपोर्ट, ये चीज़ें ऑलमोस्ट आंखों के सामने हैं। तो क्या ये अब थोड़ा और इंतज़ार करेंगे तो इनको इनके प्लॉट का अच्छा रिटर्न मिलेगा, या फिर अब निकल जाना चाहिए? अच्छा लंबा इन्होंने एक अरसा तो बिता ही दिया है। हाँ देखिए, विपिन जी, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि ये प्लॉट में गेटेड कम्युनिटी में खरीदने में थोड़ा ज्यादा आपको फायदा रहता है, जहाँ पे और भी प्लॉट्स हैं, और उसके साथ साथ अगर आप उसको होल्ड करते हैं और बाद में उसे बेचते हैं तो वो इजी हो जाता है। मुझे इनके सवाल में सिर्फ और जो इनकी सिचुएशन है उसमें एक ही प्रॉब्लम लगता है कि इनका एक इंडिपेंडेंट 3000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, एमआईटी यूनिवर्सिटी के बाजू में है, जो बनी एक्सप्रेसवे पे, और आसपास उनका कहना सही है कि हीरानंदानी ऑलरेडी है वहां पर और बाकी और डेवलपर्स वहां आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम वो है कि वो उनके किसी काम का नहीं है। 3000 स्क्वायर फीट एक्चुअली काफी छोटा हो जाता है किसी भी चीज के लिए। आप उसे देखें, जब तक कोई अपना इंडिपेंडेंट वहां बंगलो बनाने के लिए सोचे या तो वो खरीदेगा, अदरवाइज 3000 स्क्वायर फीट एक्चुअली ना आप इधर है ना उधर है। तो आपका कहना सही है, पनवेल है पूरा मार्केट, बल्कि न्यू मुंबई मार्केट तो बहुत ही हॉट है, और धीरे धीरे ये और हॉट होगा जैसे जैसे एयरपोर्ट आ रहा है और ट्रांस हार्बर लिंक है, जो कनेक्टिविटी है पूना की और इम्प्रूव होने वाली है। जैसे नारीमन पॉइंट के लिए कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी जो वो बन रहा है। लेकिन द प्रॉब्लम कि इनका जो प्लॉट है वो 3000 स्क्वायर फीट का है, तो आप उसमें कुछ बना नहीं सकते, कोई डेवलपर लेके उसका क्या करेगा। मेरा इनको सलाह यही होगा कि देखिए, एमआईटी यूनिवर्सिटी पास में है, वो आपके एकदम रियल बायर्स होंगे, वो उसका कुछ ना कुछ यूज उससे बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कोई बायर मिलता है जो अपना इंडिपेंडेंट बंगलो उस एरिया में बनाना चाहे, तो आपको डेफिनेटली इसमें से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो बात ठीक है कि आसपास के एरियाज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको फिर वो बेचने में दिक्कत आएगी कि आप बेचेंगे तो किसे बेचेंगे, क्योंकि उसके अलावा और वहां कोई जो डेवलपमेंट है वो सब बड़े डेवलपमेंट्स हैं, वो कोई छोटा डेवलपमेंट जैसे कि कुछ लोग बंगलो बना लेते हैं बहुत सारे, वैसा मुझे जो आप बोल रहे हैं उसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर आपका एक इंडिपेंडेंट आपका एक प्लॉट है तो उसको रखने से कोई मतलब नहीं है। आपको अगर अच्छा उसमें बायर मिलता है तो आप उसमें देख के उसमें निकल जाएं तो अच्छा रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर भावेश जी, क्या पूरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है मामला, मतलब उसका गणित अगर समझे, जो बहुत अच्छे से समझा असलम साहब ने, कि बढ़िया है एक आपके पास लैंड पार्सल है, हम अक्सर कहते हैं कि जो प्लॉट होता है वो अच्छे रिटर्न देता है, लेकिन क्या कारण है कि आपको आपकी मनचाही कीमत नहीं मिल पा रही, और क्यों ऐसा हो रहा है, जबकि वो इलाका तो अच्छी तरह से मतलब अब यहाँ से भविष्य का है, सब बढ़िया है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात होती थी सब तैयार हैं या तैयार होने वाले हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों? तो वो रीज़न यहाँ पर है कि वो एक गेटेड कम्युनिटी का नहीं है और अलग थलग पड़ा हुआ प्लॉट है। आपके ऊपर है, आप चाहें तो रुके, लेकिन जैसा असलम साहब सलाह दे रहे हैं कि अगर निकल जाए और कहीं और निवेश करें तो शायद वो आपको ज़्यादा बेहतर रिटर्न दे सकता है। अदरवाइज ये स्टक रिटर्न है, ये स्टक मनी है जिस पर कोई खास रिटर्न आप कमा नहीं रहे, 15-16 साल आप बिता चुके हैं। राइट, तो भावेश जी के लिए सलाह हो गई। अब हमारी अगली कॉलर है, हमारे अगले कॉलर है अंशु सिंह, गुरुग्राम से फोन है ये। अंशु, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहेंगे? हाय सर, गुड आफ्टरनून। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है दैट आई एम ए वर्किंग IT प्रोफेशनल इन गुड़गांव इटसेल्फ, सो आई एम लुकिंग आउट फॉर एन ऑप्शन जहाँ पे 3 to 4 BHK का अगर रेडी टू मूव इन फ्लैट मिल जाता है, एंड माय बजट इज स्टार्टिंग विद 80 lakhs to
1.5 CR, and the square foot has to be somewhere around 1400 to 1700 square foot. Okay. Now, I'm not really sure if it has to be in Gurgaon itself. अगर गुड़गांव से थोड़ा सा दूर लाइक द्वारका एक्सटेंशन या फिर दिल्ली एनसीआर में भी मिल जाता है तो आई एम टोटली फाइन विद इट. माय मेजर पर्पस इज दैट माय फर्स्ट प्रेफरेंस वुड बी फॉर माय ओन पर्सनल लिविंग, and after that if I'll switch to a different city or different state, so keeping that in mind, I want my property to generate a good returns in future. ठीक है जी, बढ़िया है. अक्सर हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ये उम्मीद तो रहती है कि अच्छे रिटर्न्स आए, अगर हम उसमें ना रह पाए तो बढ़िया रेंटल यील्ड आए. गुड़गांव में आप देख रही हैं, गुरुग्राम में इनफैक्ट, तो सर यहाँ पर 80 से 1.5 लाख तक, 1.5 करोड़ तक का इनका बजट है. 3-4 BHK इनके दिमाग में साफ है कि भाई 1400 से 1700 स्क्वायर फीट. तो आई डोंट थिंक कि गुरुग्राम प्रॉपर में इनको एकदम ये डील मिल पाएगी. आउटस्कर्ट्स में भी इनको चलेगा, तो क्या अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं? आपका कहना ठीक है, क्योंकि गुड़गांव के काफी प्राइसेस बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सेक्टर 86 से लेकर 116 के बीच में अगर ये थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो इनको मिल जाएगा इनके बजट के अंदर 3 to 4 BHK जैसा ये देख रही हैं. और मुझे लगता है किसी अच्छे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की सेवा लेकर ये लोग सर्विसेज लेके ये अपना काम करवा सकते हैं. उसमें कुछ ऑप्शन है, जैसे DLF स्काई अकाउंट है, M3 कैपिटल है, ये सब नाम थोड़ा मुझे ध्यान है. SP जॉयविले है, टाटा हाउसिंग का लाविदा है, एंड इसका गोदरेज का हैबिटाट है. तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो जहाँ पे रेडी टू मूव इन भी मिल सकते हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन भी. तो अगर इस एरिया में वो देखेंगी तो उनको अपने प्राइस भी मिल जाएंगे, और जिस तरह से मार्केट इंप्रूव कर रहा है तो फ्यूचर में अगर वो ना भी रहे तो उनको रेंटल इनकम प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिल जाएगा. तो मुझे लगता है कि ये उनकी प्रॉब्लम कुछ सॉल्व कर सकता है. अदरवाइज अगर बजट का कंस्ट्रेंट आता है तो काफी प्रॉपर्टीज हैं जो आई थिंक रीसेल में काफी बिकी हैं एनसीआर में पिछले 2 साल में, लेकिन अभी भी काफी डेवलपर्स के बाद वो इन्वेंट्री है. तो थोड़ा इसलिए मैंने बोला किसी अच्छे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को देखेंगे तो वो आपकी सारी सिचुएशन समझ के उनको आप अपना पूरा प्रॉब्लम बताएंगे तो वो जरूर इसका सॉल्यूशन आपको देंगे. जरूर. तो अंशु, एक मोटा आइडिया आपको दे दिया यहाँ पर असलम साहब ने. कुछ नाम भी इनफैक्ट आपको बताएं और प्रोजेक्ट्स आप देख सकती हैं. फिर भी जो कि आप एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाह रही हैं तो एक छोटी मोटी फीस के साथ अगर और प्रॉपर किसी लोकल ब्रोकर या प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स को आप देख लेंगी तो शायद वो आपको पिन पॉइंटेडली आपकी पसंद का घर भी बता सकते हैं. लेकिन माफ कीजिएगा, लेकिन ये जो नाम दिए हैं एक बार जाके जरूर देखिए. एक आइडिया लगेगा आपको लोकेशन का और किस तरह का प्रोडक्ट आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा आपकी तरफ से और आप चाहती हैं कि उस पर अच्छा रिटर्न भी आगे कमाएं, तो ये थोड़ी एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी. चलिए, तो अंशु जी को इस सलाह के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद सवाल जवाब जारी रहेंगे. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब. मोहम्मद असलम साहब हमारे साथ बने हुए हैं और हमारी अगली कॉलर अनुभा अग्रवाल भी हमारे साथ फोन लाइन पर आ गई हैं. गुरुग्राम से ही हमें कॉल कर रही हैं. ब्रेक से पहले भी हमने गुरुग्राम का एक सवाल लिया. अनुभा जी, बहुत स्वागत है आपका. क्या पूछना चाहेंगे आप? हाँ सर, मुझे गुरुग्राम में एक फ्लैट लेना है 1 CR में के करीब और रेडी टू मूव, और इस एरिया होना चाहिए 2000 के करीब. तो मुझे कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछना था आपसे. जरूर जी, लगभग ऑलमोस्ट यही सवाल अभी हमने लिया. उसमें आपने थोड़ा एरिया के स्क्वायर फीट बढ़ा दिए कि 2000 स्क्वायर फीट तक चाहिए और 1.3 CR, राइट? आपका ये बजट है. गुरुग्राम में आप देख रही हैं. अच्छा, प्रॉपर गुरुग्राम में नहीं तो थोड़ा बाहर चलेगा? ऐसा ही मतलब बाहर एरिया में. जी जी, जरूर. तो क्या अच्छे प्रोजेक्ट हो सकते हैं आपके इस प्राइस ब्रैकेट में और जहां आपको ये आपका मनपसंद साइज भी मिले, जरूर सुझाव देते हैं. तो ऑलमोस्ट वही सवाल है. असलम साहब गुरुग्राम में है, करीब करीब 1.25 करोड़ के आसपास का बजट है. एरिया जरूर इनके मन में थोड़ा ज्यादा है कि 2000 स्क्वायर फीट या उससे ऊपर का हो. तो कहाँ इनके लिए अच्छे ऑप्शंस होंगे? सर देखिए, मैंने अभी जो सवाल का जवाब दिया मुझे लगता है वो रेप्लिका ही है वो भी इनका. तो मुझे इसका मतलब रिप्लाई वही रहेगा मेरा कि क्योंकि बजट सेम है और इनको एरियाज भी वो सेम ही चाहिए होंगे. तो मुझे लगता है कि जो मैंने उनको बोला है वो सेम ही सारे हैं. अगर आप चाहें तो मैं उसे रिपीट कर देता हूँ. बिल्कुल बिल्कुल, एक बार हम इन्हें डायरेक्ट भी बता देते हैं तो अनुभा जी को भी अच्छा लगेगा. जी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि DLF आपको रेप्यूटेड डेवलपर के साथ जाना चाहिए. तो ये कुछ डेवलपर्स हैं जो DLF स्काई अकाउंट है, M3 कैपिटल है, आपका SP जॉयविले है,
टाटा हाउसिंग का लाविदा है एंड गोदरेज का हैबिटाट है। ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैंने इनके नाम इसलिए लिए हैं, उसका रीजन ये है कि रेप्यूटेड डेवलपर्स हैं, रेडी टू मूव या अंडर कंस्ट्रक्शन दोनों में आप निश्चिंत होकर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपका बजट जो है वो उसमें सूट भी करेगा। तो मोस्टली ये मेरे नाम थे जो मैंने सजेस्ट किए हैं। लेकिन आप अगर 86 सेक्टर 86 से 116 के बीच में थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपके हिसाब से प्रॉपर्टी भी मिल जाएगा और आई थिंक जो आपकी सारी क्वेरीज है वो रिजॉल्व हो जाएंगी। साथ साथ हमने अभी ये भी एडवाइस किया था प्रीवियस कॉलर को कि अगर आप किसी रियल एस्टेट कंसल्टेंट की या प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की सेवा लेंगे तो वो आपको और थोड़ा सा फीस आप दीजिएगा, लेकिन उसके अलावा आपको थोड़ा सा एक ऑथेंटिक वो मिल जाएगा क्योंकि उनके रिलेशंस होते हैं। तो मुझे लगता है वो अगर आप पाथ को लेंगी तो थोड़ा सा आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और काफी ऑप्शंस आपको जो भी मैंने बोले हैं उससे ज्यादा ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे और उसमें आप अपना चूज कर सकते हैं। राइट तो चलिए कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम आपको पता चल गए। अगर आपको लगे कि इसके आगे भी आपको कुछ देखना है तो आप लोकल डीलर से भी बातचीत कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक इतने जो प्रोजेक्ट्स के नाम लिए अभी असलम साहब ने, अगर आप उन्हें ही जाके देखेंगे तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी, और ये सारे रेपुटेड नाम है तो आपको वक्त पे और अच्छी डिलीवरी मिलने की उम्मीद यहाँ ज़्यादा रहती है। उसी तरह के सजेशन हम प्रॉपर्टी गुरु पे देते भी हैं, तो ज़रूर एक बार जाके देखिए। उसके आगे जो नेक्स्ट स्टेज है कि जब आप जीरो डाउन करेंगे, अगर आप कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमसे पूछ सकती हैं। तो चलिए अनुभा जी के लिए ये सलाह हो गई और अब एक मेल है हमारे पास शैलेश कुमार रॉय साहब का, गोरखपुर से हमें आपने भेजा है। आप प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं जो कोलकाता में है, कोलकाता न्यू टाउन में है, और शायद प्रोजेक्ट का नाम भी न्यू टाउन ही है। साइज 3 BHK है, 75 लाख का ये कीमत है, रेडी अंडर कंस्ट्रक्शन। तो मैं थोड़ा और इनका देख लेता हूँ। न्यू टाउन कोलकाता, जिसे हम राजार हाट भी कहते हैं, तो और ये है नियर एक्शन एरिया 3, 75 लाख का है। प्लीज सजेस्ट मी सम गुड प्रोजेक्ट इन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ दिस एरिया। तो सर थोड़ा सा समझना चाहते हैं, वैसे खुद पटना से बिलोंग करते हैं, लेकिन राजार हाट जिसकी पहले हम काफ़ी चर्चा करते थे, और न्यू टाउन जिसे कहते हैं, 75 लाख का इनका बजट है और ये खास तौर पे एक्शन एरिया 3 के आसपास चीज़ें देखना चाह रहे हैं। विपिन जी, न्यू टाउन एक्शन 1, एक्शन 2, एक्शन 3 वो सब एरियाज डेवलप हो रहे हैं और काफी प्लानिंग से उनको डेवलप किया जा रहा है। उसमें रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल सारे एक्चुअली काफी अच्छा एरिया वो लोग बना रहे हैं। और इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि मतलब रियल एस्टेट में आप देखेंगे तो कोलकाता कम्स एट द लास्ट। अगर आप टॉप 7 सिटीज के बारे में बात करते हैं तो मुझे लगता है एक कंसंट्रेटेड एफर्ट लग रहा है कि अच्छी क्वालिटी ऑफ रेसिडेंशियल दी जाए लोगों को, अच्छा एरिया डेवलप किया जाए ऑन द सेम लाइंस जैसे और सिटीज में हो रहा है, बी इट बैंगलोर, पुणे और मुंबई। सो मुझे लगता है ये एक उसी लेवल का एक्चुअली किया जा रहा है और उसमें वो काफी हद तक सक्सेसफुल भी हुए हैं। न्यू टाउन में एक्शन 3 नया एरिया है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कोलकाता में आता है। सो मुझे इसमें जो उनका डेवलपमेंट हो रहा है वो काफी अच्छा है, काफी नए नए प्रोजेक्ट हैं और उसमें जो एक आपकी रेंज है प्रोजेक्ट्स की, आप प्राइसिंग से भी समझें तो मिड सेगमेंट से लेके हाई एंड लग्जरी तक जाते हैं प्रोजेक्ट के दाम। अब क्योंकि इनका बजट 75 लाख का है तो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं विच मैं उनको बता सकता हूँ। तो जैसे एलिटा गार्डन फेज 2, एलिटा गार्डन विस्टा फेज 2 है। इसके बाद सनश्री है, सनश्री एनक्लेव। इसके अलावा DLF का न्यू टाउन है एंड आपका शाहपुर जी का सुखो वृष्टि करके एक प्रोजेक्ट है। तो इसमें आपके जो लेवल है, जैसे एलिटा की मैंने बात की, उसमें 75 से लेके अराउंड 2.3 तक जाता है। तो ऐसे आप उन प्रोजेक्ट्स में देख सकते हैं और आपको ये सारे मैंने रेप्यूटेड डेवलपर्स के नाम बताए हैं जिन्होंने अच्छा डिलीवरी किया है या उनका एक नाम है मार्केट में, तो आप इसमें देख सकते हैं। तो विद इन आपके बजट में आ जाता है। एरिया के बारे में बिल्कुल मेरी पॉजिटिव राय है उसमें, क्योंकि इसका फ्यूचर काफी अच्छा है। तो गोइंग फॉरवर्ड इसमें आपका एप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल और साथ साथ आपको अगर उसमें रेंट पे भी देना होगा तो आपको अच्छे रेंटल्स मिलेंगे। चलिए तो बढ़िया, ये सलाह यहाँ पे पूरा डिटेल में हमने बात की राजार हाट के बारे में, जिसे न्यू टाउन कह रहे हैं, वहाँ पे किस तरह की डेवलपमेंट हो रही है, कौन से अच्छे प्रोजेक्ट हैं और आगे किस तरह के प्रोस्पेक्ट रहेंगे अगर शैलेश जी के अलावा और भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हो तो। राइट, इसी के साथ वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बातचीत जारी। वेलकम
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। मोहम्मद असलम साहब आज के हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जो आपके सवालों के उत्तर दे रहे हैं। तो चलिए फटाफट कुछ और सवाल ले लेते हैं। अब हमारे अगले कॉलर नंदलाल मूलचंदानी कल्याण यानी कि मुंबई या MMR से फोन हमें कर रहे हैं। आप मूलचंदानी साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या जानना चाहेंगे आज आप? हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। बताएं सर सवाल। हमारा मुलन स्टेशन के बाजू में 2 BHK चाहिए। ओके, हाँ। बजट क्या देख रहे हैं सर? कितना बजट है? बजट 1.25। ओके, और कैसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी देख रहे हैं या रेडी? कंस्ट्रक्शन विद इन 2-3 इयर्स पोजीशन चाहिए। अच्छा ठीक है, 2-3 साल आप इंतजार कर सकते हैं। तो बहुत ही स्ट्रेट सवाल है सर। यहाँ पर मुलुंड वेस्ट में स्टेशन के पास एक प्रॉपर्टी देख रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन चलेगी, 2-3 साल में पोजीशन चाहिए और 1.25 करोड़ के आसपास का बजट है। सिंपल स्ट्रेट ही फिर ऑप्शन पे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि मुलुंड के बारे में बात करना तो आई थिंक मुझे लगता है मूलचंदानी जी को अच्छी तरह मालूम होगा, तभी उन्होंने माइक्रो मार्केट ढूंढा है। मुझे लगता है मूलचंदानी प्रेस्टीज का एक अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है वहाँ सिएस्टा, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है और प्रेस्टीज एक्चुअली जो मुंबई में एंट्री किया है वो उनका पहला प्रोजेक्ट होगा जो वो कंप्लीट करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो हर चीज करेंगे कि उस प्रोजेक्ट को वो जितना अच्छा कर सकें और एक वैल्यू फॉर द मनी दे सकें। तो वो पूरी उसमें उनकी तैयारी है। जितना हम लोगों ने भी जब प्रेस्टीज वालों से बात किया था तो वो बहुत ही ज्यादा उसके ऊपर पॉजिटिव हैं कि वो उनको वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा देना है। और जो पहले एंट्री होती है तो डेवलपर्स हर चीज करता है कि आपको एक अच्छा मिले, तो मुझे लगता है वो एक फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा। इसके अलावा आपके रुनवाल जी का काफी प्रोजेक्ट्स हैं उस एरिया में। सेंचुरी करके एक प्रोजेक्ट है, आप वहां भी देख सकते हैं। आप इसमें ओबरॉय का एनिग्मा एक प्रोजेक्ट है, वहां पे वो भी चेक कर सकते हैं। गोदरेज का अलाइव है, L&T का रेज्यू 360 है, वो मुझे लगता है ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। तो ये सब हम ज्यादातर आपको रेपुटेड डेवलपर्स या जो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है उसी के बारे में बात करते हैं। तो मुझे लगता है इन सब प्रोजेक्ट्स में आप देखेंगे तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है विद इन योर बजट पूरी हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये ऑप्शन आपको कंसिडर करने चाहिए। चलिए, तो ये मूलचंदानी साहब काफी क्लियर कट आपका सवाल था, तो इतना ही क्लियर कट जवाब कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स का यहाँ पर आपको आइडिया दे दिया है असलम साहब ने। जाइए, देखिए, समझिए, और क्योंकि आपने बाकी आई थिंक सारी एक्सरसाइज कर रखी है तो इसमें से फिर कुछ आप फाइनल कर सकते हैं। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं आपकी इस प्रॉपर्टी डील के लिए। तो चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम आपसे इजाज़त लें, लेकिन जाने से पहले असलम साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, साथ ही इतना गहरा डिस्कशन आपके साथ हुआ बजट और उसके इम्प्लीकेशन पे। आने वाले वक्त में हम इस डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों का भी धन्यवाद, आप हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें देखते हैं, समझते हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि आपके सवालों के जवाब दें। आपके मेल्स हमें लगातार मिलते हैं, लेकिन pg@moneycontrol.com पर आप बिल्कुल धड़ल्ले से निसंकोच अपनी समस्याएं, अपने कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो रियल एस्टेट से जुड़ी, आप हमें लिखें और हमारे एक्सपर्ट्स उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं इस तरीके से कि आप अपनी रियल एस्टेट की कोई भी डील है या कोई भी अंडरस्टैंडिंग है जिसे आप बढ़ाना चाहते हैं वो अच्छी तरीके से कर पाए। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।